हेलो फ्रेंड्स, आज हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। अगर हम प्रस्तावना को अच्छे से समझ लिए, उसके सार को उसको हम समझ गए कि प्रस्तावना क्या है, तो संविधान को पढ़ना और उसको समझना हमें आसान हो जाएगा। जिस तरह से अगर कोई भी चैप्टर नॉर्मली अगर कोई भी हम लेसन पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, अगर उसकी समरी हमें बता दी जाती है तो हम एक ओवरव्यू बना लेते हैं कि इस चैप्टर में ये चीजें होंगी। उसी तरह अगर हम प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, तो हमें ये समझ आ जाएगा कि संविधान में है क्या, आखिर संविधान है क्या। तो हम बात करते हैं प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना है जो संविधान के मूल आदर्श हैं। ये जो आदर्श है यही प्रस्तावना में शब्दों के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। तो इसको उद्देशिका क्यों कहा जाता है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव लाया। उसी उद्देशिका को क्या किया गया, जब संविधान बना हमारा 26 नवंबर 1949 को, तो उसी उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में लाया गया हमारे संविधान में। इसी वजह से प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं और इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब हम आते हैं प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो अमेरिका देश से लिया गया है और इसकी जो भाषा है प्रस्तावना की वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। इसके पहले केशवानंद भारतीवाद 1973 से पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, प्रस्तावना को अलग माना जाता था। इसीलिए कहा जाता था कि हम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब से केशवानंद भारतीवाद हुआ है, उन्होंने क्या किया कि सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत रखा। उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का एक ढांचा है। हम इसमें तभी चेंज कर सकते हैं जब हमें पॉजिटिव चेंज करना हो। जिस तरह से जो भी ढांचा होता है उसको हमें सुदृढ़ करना होता है, उसको मजबूत करना होता है, तभी हम उसको बनाते हैं या उसमें चेंज करते हैं। उसी तरह जब भी हमें प्रस्तावना में कुछ पॉजिटिव चेंज करना है, उसको सुदृढ़ करना है संविधान को, या तो संविधान को मजबूत करना है, तभी प्रस्तावना में चेंज किए जाएंगे। इसी को कहते हैं केशवानंद भारतीवाद 1973। ठीक है, फिर आते हैं संविधान का परिपत्र। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र कहा है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जो संविधान के मूल आदर्श हैं, उन्हीं आदर्श को शब्दों के रूप में व्यक्त किया गया है प्रस्तावना में। अब हम इन्हीं शब्दों को अच्छे से और डिफाइन करके पढ़ेंगे। तो संविधान का स्रोत मानते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों से तात्पर्य है कि जो भारत देश की जनता है, अगर वो शक्तिशाली है, वो मजबूत है, तभी हमारा संविधान मजबूत होगा और शक्तिशाली होगा, तभी हमारा देश मजबूत होगा। हम इसके स्वरूप की बात करते हैं तो जो प्रस्तावना का स्वरूप है उसमें 5 शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को हम बारीकी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका ये तात्पर्य है कि जो हमारा देश है वो पूरी तरह से कोई भी निर्णय लेने के लिए बाहरी या आंतरिक तरीके से स्वतंत्र है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब हम आते हैं समाजवादी पे। समाजवादी से तात्पर्य है कि जो हमारे भारत देश की जनता है वो एक समान है सामाजिक रूप से। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि जो हमारा देश है, जो भारत एक गणराज्य है, वो किसी एक स्पेसिफिक धर्म को नहीं मान्यता देता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से धर्मों के लोग हैं जो निवास करते हैं। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक से ये तात्पर्य है कि जो देश की जनता है वही देश का शासन चुनती है। अब आते हैं गणराज्य पे। गणराज्य का अर्थ ये होता है कि जो किसी भी देश का शासन है, जो भी मुखिया है, या तो जो संवैधानिक मुखिया है
वो जनता द्वारा चुना जाएगा। हम संवैधानिक मुखिया में बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री बात कर लेते हैं, और लोकसभा के जितने सदस्य हैं, राज्यसभा के जितने सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो भी संवैधानिक बॉडी है, उसका जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया के सिटीजन्स के द्वारा ही होगा। इसीलिए कहा गया कि जो जितने भी संवैधानिक बॉडी है, जितने भी संवैधानिक निकाय है, उनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा ही चुना जाएगा। इसीलिए जो भारत है वो एक गणराज्य है। ये 5 जो स्वरूप है उसमें 5 शब्द है। अब हम बात करते हैं संविधान के उद्देश्य की। तो संविधान में 6 उद्देश्य बताए गए हैं। 6 उद्देश्य हैं। न्याय, न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें धार्मिक न्याय नहीं लिखा गया है, क्योंकि जो हमारा देश है वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को नहीं मानता है, इस वजह से वो धर्म के आधार पे न्याय नहीं कर सकता। दूसरे में आते हैं स्वतंत्रता। जो स्वतंत्रता का उल्लेख है वो प्रस्तावना में वो 5 प्रकार से स्वतंत्रता दी जाएगी भारतीयों को। उनके विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब तीसरा है समता, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रत्येक भारतीयों को उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। फिर आते हैं व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति को अपनी गरिमा रखने का पूर्ण अधिकार है, उसको अपनी गरिमा बढ़ाने का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्र की एकता, अखंडता। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा देश भारत है वो विविधता में एकता को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्मों को मानता है, बहुत सारी जातियां हैं, तो उसकी एकता को बनाए रखने का इसमें प्रावधान है। फिर हम बात करते हैं बंधुता की। तो बंधुता का मतलब होता है कि हम भारत के जितने भी लोग हैं वो आपस में मिलकर भाईचारे से रहेंगे। ये हो गया प्रस्तावना में जितने भी आदर्श हैं। हमने पहले बोला था कि जो प्रस्तावना है, संविधान के मूल आदर्श है, उन्हीं आदर्शों को भी हम शब्दों के रूप में व्यक्त किए हैं प्रस्तावना में। तो ये सारे जो शब्द है यही आदर्श शब्द है प्रस्तावना के। तो हम बात करते हैं संशोधन। तो प्रस्तावना में एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है, वो है 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। तो इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। हमने पहले ही पढ़ा था जो पंथ निरपेक्ष होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा देश है, जो गणराज्य है, वो किसी एक धर्म को नहीं मानेगा, उसकी नजर में सभी धर्म बराबर है। समाजवादी है कि जो भारत की प्रत्येक जनता है वो एक समान है सामाजिक रूप से। अखंडता अभी हमने पढ़ा कि हमें पता है कि जो हमारा भारत देश है वो विविधता में एकता के रूप में जाना जाता है। तो विविधता यहाँ पर धर्म को लेकर है, जातियों को लेकर है, इस वजह से उसमें एकता को बनाए रखना जरूरी है। ये हो गया अखंडता।